स्वागत दोस्तों, आपका चैनल के सामने मौत के सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में चल रही जोरदार तैयारियों के बीच में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के बागी नेताओं को अपने साथ में कर लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या हो गया है मिल्कीपुर में अंदर खाने खेला दोस्तों। इसी के साथ में राहुल गांधी के बिहार दौरे के बाद भारतीय जनता पार्टी के अपने बड़े सहयोगी और केंद्रीय मंत्री ने बीजेपी और उसकी एनडीए गठबंधन सरकार को औकात दिखाने का ऐलान किया है। दोस्तों बताएंगे कौन से बड़े नेता की ओर से ऐलान किया गया। इसी के साथ में क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनी हुई है। बताएंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी को डॉक्यूमेंट्री तक जारी नहीं करने दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस पार्टी ने कई सारे नेताओं को मैदान में उतारा है, लेकिन सचिन पायलट और एक वरिष्ठ नेता को लेकर एक ऐसी अपडेट है दोस्तों जिससे कांग्रेस पार्टी में बड़े परिवर्तन की और संकेत मिले हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल सीट पर वही नतीजे होंगे जो 2024 में अयोध्या में थे, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने बिहार का दौरा किया। तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के सारे बड़े नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की दोस्तों। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में ही आपसी फूट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि झारखंड और दिल्ली के चुनाव में हमको एक भी सीट नहीं दिया गया, जिसके कारण हमें काफी नाराजगी है। फिर वो आगे जो शब्द बोलते हैं दोस्तों, इससे समझ में आ रहा है कि एनडीए गठबंधन में अब नए तरीके से सिर्फ फोड़ाफोड़ी देखने को मिलेगा। दोस्तों कारण यह है कि जीतन राम मांझी कहते हैं कि बिहार में हम ऐसा चलने नहीं देंगे, हम अपनी औकात एनडीए के लोगों को दिखा देंगे। कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए गठबंधन को उन्होंने बगावत करने के एक बड़े संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले जीतन राम मांझी ने 20 विधानसभा की सीटें चुनाव लड़ने के लिए मांगी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू उनको 1 या 2 सीटें देगी, बहुत ज्यादा अगर दिया जाएगा तो 3 सीट मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा तो संभव ही नहीं है। लेकिन जीतन राम मांझी 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो क्या जीतन राम मांझी वाकई एनडीए गठबंधन को अपनी औकात दिखाएंगे और एनडीए गठबंधन को तगड़ा झटका देंगे, जैसा कि उन्होंने खुद अपना बयान दिया है। एक बात तो तय है दोस्तों कि राहुल गांधी के दौरे के बाद इंडिया गठबंधन एकजुट और बीजेपी गठबंधन में आपसी मतभेद शुरू हो चुका है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा था। इसी के साथ में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ से लेकर सारे मंत्री दिन रात डेरा जमाए हुए हैं और ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भी घेरना शुरू कर दिया है। दोस्तों चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी ने पत्र लिखकर मांग की है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में 414 बूथों पर जहां वोट डाले जाएंगे वहां पर चुनाव आयोग को अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करवानी चाहिए, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि सबको पता चले कि निष्पक्ष चुनाव करवाए गए हैं, वरना फिर चुनाव के प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मात्र एक उपचुनाव की सीट है और 414 कैमरे लगाने पड़ेंगे रिकॉर्ड करने के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है और चुनाव आयोग को तत्काल आदेश जारी करना चाहिए निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, क्योंकि सबको पता है क्योंकि ये उपचुनाव है और खुद मुख्यमंत्री इस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। प्रतिष्ठा का चुनाव बना हुआ है, तो मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए अधिकारी जरूर अपने तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जिसका पुरजोर तरीके से विरोध होना चाहिए। दोस्तों अगर कैमरा लगा रहेगा तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी और ऐसे किसी भी षड्यंत्र का खुलासा हो सकेगा। आपकी क्या राय है? अगर आप भी मानते हैं एकदम सही डिमांड की गई है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से अयोध्या में हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि जैसे तैसे जल्दी से मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव करवाया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। लोग लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने पूरे देश भर में लोगों से अयोध्या के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन आप अयोध्या में ही चुनाव हार गए। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लिए मिल्कीपुर अयोध्या की सीट प्रतिष्ठा का चुनाव बन गई है। दोस्तों फैजाबाद के लोकसभा के सांसद अवधेश प्रसाद और मिल्कीपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदार राधेश्याम त्यागी बीजेपी को और तगड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से बाहरी उम्मीदवार चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट अजीत प्रसाद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। दोस्तों जोरदार मुकाबले में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके टिकट की प्रबल दावेदारी चल रही थी, राधेश्याम त्यागी को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उनको दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो उनको देखने के लिए नहीं आए, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद राधेश्याम त्यागी से मुलाकात करने के लिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताने के लिए अस्पताल में मिलने के लिए पहुंच गए। दोस्तों इस दौरान दोनों के बीच में राजनीतिक बातचीत भी हुई होगी, कोई दो राय नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि राधेश्याम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, कोरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और मिल्कीपुर में कोरी समाज के 18,000 वोट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए त्यागी काफी महत्वपूर्ण हो गए हैं। जानकारों का कहना है कि त्यागी को समय पर उचित समायोजन का आश्वासन दिया गया है, हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं है कि उनके साथ ऐसा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने त्यागी को हटाकर चंद्रभानु पासवान को मैदान में उतारा है। दोस्तों 1967 से यह विधानसभा की सीट है, जहां पर कांग्रेस पार्टी, जनसंघ, सीपीआई, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। सपा ने यहां पर सबसे ज्यादा 4 बार जीत हासिल की है, जबकि लेफ्ट पार्टी 4 बार चुनाव जीता है। 2008 में परिसीमन के बाद सीट एससी रिजर्व सीट हो गई। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने 2012 में इस सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 2017 में हार गए। 2022 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की। 2024 के जब लोकसभा के नतीजे अयोध्या के सामने आए तो पूरे देश के साथ साथ दुनिया के लोग चौंक गए दोस्तों। लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे अयोध्या लोकसभा के नतीजे में, तो मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी को 8,000 वोटों का लीड रहा है, यानी विधानसभा
के हिसाब से भी देखें तो भी समाजवादी पार्टी तमाम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के बावजूद लीड लेती रही है दोस्तों। 2022 और 24 में समाजवादी पार्टी के पास लीड था, इसीलिए ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ा और आसान हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता राधेश्याम त्यागी को जिस तरीके से अलग थलग किया गया है, जरूर आने वाले दिनों के अंदर कुछ बड़ा खेला हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगाई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे। पुलिस ने संजय सिंह से पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना चाहते हैं। संजय सिंह ने जवाब दे दिया। इसके बावजूद जवाब से इत्तेफाक नहीं रखते हुए पुलिस ने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया। दोस्तों हॉल के बाहर संजय सिंह को बैठना पड़ा है। गोदावरी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। कुल मिलाकर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गंभीर सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं करने दिया गया और इसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी रोका गया है। साथ साथ दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है दोस्तों। इसमें कई सारे नेताओं के नाम है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, काजी निजामुद्दीन के साथ साथ देवेंद्र यादव, अशोक गहलोत के साथ साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी नाम है, मुकुल वासनिक का भी नाम है, कुमारी सैलजा प्रचार करेंगे। लेकिन इस लिस्ट में आपको हरियाणा के दिग्गज नेता बल्कि जाट समाज में अच्छा खासा पकड़ रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जबकि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रचार जरूर करेंगे। इसके बाद पंजाब के प्रधान को भी कांग्रेस पार्टी ने प्रचार के लिए बुलाया है दोस्तों, और अखिलेश प्रसाद सिंह भी प्रचार करेंगे। सलमान खुर्शीद, जेपी अग्रवाल, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार, सुप्रिया शिनेट, अलका लांबा, इमरान मसूद, संदीप दीक्षित और सुभाष चोपड़ा के साथ साथ चौधरी अनिल कुमार, राजेश लिलोटिया और उदित राज का भी नाम ऐड किया गया है दोस्तों। टोटल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। आपको बता दें कि इस स्टार प्रचारक की जो लिस्ट जारी की गई है दोस्तों, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पहले इस तरीके की लिस्ट केसी वेणुगोपाल के साइन करवाकर जारी किए जाते थे, लेकिन अब मामला अचानक से पलट चुका है। जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार अशोक गहलोत को स्टार कैंपेनर बनाया गया है, लेकिन स्टार कैंपेनर किसके साइन से बनाया गया दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सचिन पायलट के सिग्नेचर के बाद अशोक गहलोत और तमाम नेताओं को स्टार कैंपेनर बनाया गया है। यानी सचिन पायलट एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, धीरे धीरे करके उनको बड़े ओहदे पर भेजा जा रहा है। केसी वेणुगोपाल जो काम किया करते थे अब सचिन पायलट करने लगे हैं जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर सबसे बड़ी जिम्मेदारी सचिन पायलट को मिलेगी। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी की डॉक्यूमेंट्री के प्रेस रिव्यू पर रविवार को बवाल हो गया। गोदावरी ऑडिटोरियम में रिलीज का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया गया। ऑडिटोरियम में रिलीज रविवार को प्रस्तावित था और संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए हैं दोस्तों। इसी के साथ में बिहार के वैशाली जिला में महुआ में कार्यक्रम आयोजन के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का दर्द छलका है दोस्तों। पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए से अलग हो गई है और लगातार लालू परिवार से पशुपति पारस की नजदीकियां बढ़ती जा रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात करने के बाद रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने वैशाली जिले के महुआ पहुंचे, जहां पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का दर्द छलका है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव के समय दलितों की पार्टी समझकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया गया। हम तब भी एनडीए के साथ खड़े रहे, लेकिन एनडीए ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। बता दें कि पशुपति पारस के पुत्र यश पासवान की भी राजनीतिक एंट्री हो गई है दोस्तों। पशुपति पारस अपने पुत्र यश पासवान के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। पशुपति पारस ने कहा कि हमारी पार्टी की गठबंधन के साथ अपना गठबंधन करेगी। किस पार्टी के साथ गठबंधन करेगी ये बात हम अप्रैल महीने में बताएंगे। हम गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी अप्रैल तक मिल जाएगी। कुल मिलाकर लालू परिवार के काफी करीबी है दोस्तों, तो उम्मीद की जा रही है कि गठबंधन हो जाएगा। साथ साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। इस बार चुनाव में 1522 नामांकन भरे गए, जिसमें से 477 को अस्वीकृत कर दिया गया है, यानी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब केवल 1040 नामांकन स्वीकार किए गए हैं दोस्तों। यानी अगर आप इसे 70 से डिवाइड करेंगे तो एक सीट पर लगभग 15 के आसपास उम्मीदवार एवरेज है। हालांकि मुकाबला तो 3 से 4 उम्मीदवारों के बीच में अच्छा खासा हो सकता है, वरना ज्यादातर सीटें तो 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबले वाली है। साथ साथ दोस्तों पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा का नामांकन भी स्वीकार कर लिया गया है। उनके नामांकन को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। दावा किया जाता है कि उनका वोटर लिस्ट 2 अलग अलग जगह का है, पटपड़गंज का भी है और ग्रेटर नोएडा का भी है। लेकिन अब क्योंकि नामांकन स्वीकार कर लिया गया है तो वो चुनाव लड़ेंगे। देखते हैं चुनाव में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश कर रहे थे कि उनको चुनाव से दूर किया जाए, लेकिन उनकी कोशिश याली तो पास नहीं हो पाई। अब देखते हैं चुनाव में जनता क्या फैसला लेती है। साथ साथ दिल्ली चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नॉमिनेशन पर सवाल उठा दिए दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि केजरीवाल ने अपने नामांकन पत्र में एफआईआर से लेकर आय तक छिपाई है, यानी इनकम भी छिपाई है। बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर 4 ऑब्जेक्शन उठाए हैं। इस मामले में निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर में आपत्तियां रद्द करने को लेकर बहस चल रही है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से नई दिल्ली सीट से नामांकन पत्र जमा किया है। केजरीवाल इस सीट से 2013, 15, 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। वे चौथी बार नई दिल्ली सीट से मैदान में है। इस बार उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश वर्मा और कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित से है। प्रवेश के पिता साहिब सिंह वर्मा और संदीप की मां शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम रह चुकी है दोस्तों। नई दिल्ली सीट हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। इस बीच रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
विपक्षीय आपत्ति बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश सिंह वर्मा की तरफ से दर्ज कराई गई है। हालांकि लग नहीं रहा कि इस तरीके के ऑब्जेक्शन का कोई फायदा होगा। दोस्तों कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे तो नए नए तरीके के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, लेकिन षड्यंत्र कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। के साथ में 25 एमएलए भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस साइड के जल्दी से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी दी है। एमबी पाटिल ने कर्नाटक में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र और उसके साथ में अन्य नेताओं की आपस में लड़ाई चल रही है दोस्तों, ये सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी की ओर रुख कर सकते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ कार्रवाई करके बीजेपी को लग रहा था कि वो ऑपरेशन कीचड़ चला लेंगे कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक ऑपरेशन कीचड़ को स्वीकार करने वाला है नहीं, और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए गए थे, खुद की पार्टी कमजोर होने लगी है। साथ साथ दोस्तों अरविंद केजरीवाल पर हमला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हार्डकोर क्रिमिनल हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ शब्दों में कहा है कि केजरीवाल जी पर हमला करने वाला एक शख्स है जिसका नाम राहुल उर्फ शैंकी है, जो कि प्रवेश वर्मा के साथ रहता है। इस शख्स के ऊपर आर्म्स एक्ट समेत डकैती, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे कई सारे केस दर्ज है। कुल मिलाकर दोस्तों नई दिल्ली के विधानसभा सीट पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनके क्षेत्र में प्रचार करने से रोका गया, काले झंडे दिखाए गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। बीजेपी के लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं। हालांकि देखा जा सकता है कि भाजपा का नेता आराम से पैर पर चलकर प्रदर्शन स्थल से गया था, लेकिन बाद में अस्पताल में भर्ती करा के उल्टा आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाए जाने लगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए भारतीय जनता पार्टी में असंतोष के सुर अब उभरने लगे हैं, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करके ईडी को लग रहा था कि वो कर्नाटक में सरकार गिरा देंगे, लेकिन ईडी की कार्रवाई और मुख्यमंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के 2 असंतुष्ट विधायक जिसमें बासन गौड़ा पाटिल यतनाल और रमेश जरकीहोली ने प्रदेश पार्टी प्रमुख बी वाई विजेंद्र पर निशाना साधा है। दोस्तों गोक तालुक के अंकल गावी गांव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान जरकीहोली ने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी में कलह की बात करते हैं, लेकिन हमारे बीच कोई आंतरिक कलह नहीं है। हमारी लड़ाई केवल प्रदेश अध्यक्ष के साथ में है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता दोनों मिलकर प्रदेश अध्यक्ष को हटाने पर जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। और यही बड़ा कारण दोस्तों कि येदियुरप्पा के बेटे को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद बुरी तरीके से फंस गई है। येदियुरप्पा के बेटे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी येदियुरप्पा से डरती है कि वो पार्टी छोड़कर ना चले जाए। इसके बाद बीजेपी के अन्य नेता है जिन्हें लगता है कि परिवारवाद के तहत येदियुरप्पा के बेटे विजयेंद्र को आगे बढ़ाया जा रहा है, और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी एक ट्रैप में फंसी हुई है। और इसीलिए कर्नाटक के अंदर सिद्धरमैया की सरकार गिराने का ख्वाब देखने वाले लोग दिल्ली में बैठकर केवल ख्वाब ही देखते रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के लोग खुद से ट्रैप में फंस चुके हैं। दोस्तों आप लोग जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया है। दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपति अमेरिका पहुंच रहे हैं, और ऐसे में एक जो बड़ी जानकारी है उसके अनुसार प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका नहीं बुलाया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बात नहीं की है, जबकि भारत के पड़ोसी देश चाइना के राष्ट्रपति से डोनाल्ड ट्रंप ने फोन पर बात की थी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ऐसी हरकत करने के बाद लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का अपना डोनाल्ड भाई फोन भी नहीं करता है, मित्र उनका जिनके लिए मोदी ने नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम करवाए थे। यहां तक कि 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में सपोर्ट करके आए थे नरेंद्र मोदी ट्रंप के लिए। अब की बार ट्रंप सरकार बोलकर आए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शायद अब ये याद नहीं होगा। यही बड़ा कारण है कि उनको अब तक फोन नहीं किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह जरूर याद था कि भारत के सबसे बड़े उद्योगपति कौन है दोस्तों, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी को बुलाया था दोस्तों। और मुकेश अंबानी के साथ अब यह तस्वीर भी सामने आ गई है। आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी को जानबूझकर इग्नोर किया गया है? क्या गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करवा के लाखों लोगों को इकट्ठा करके जो माहौल बनाने की कोशिश मोदी कर रहे थे और ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, वो क्या सारी बातें फ्लॉप हो चुकी है? आपको क्या लगता है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या मोदी को बुलाना चाहिए था या फिर अंबानी को बुलाया गया है? सही किया गया, डायरेक्ट अंबानी को बुला लिया गया। जो भी लगता है लिखेगा जरूर। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ असम के अंदर गैर जमानती एफआईआर दर्ज की गई है। 3 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रही है। राहुल गांधी के इस बयान से कई लोगों को तकलीफ हुई है दोस्तों। राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई की बातें कर रहे हैं, यानी सरकार से लड़ाई की बातें कर रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मानना है कि यह देश के खिलाफ दिया गया बयान है। राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला यह बयान है। बीएनएस की धारा 152 के तहत दर्ज एफआईआर गैर जमानती एफआईआर है दोस्तों। राहुल गांधी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, यानी आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के एक बयान मात्र से इतनी बुरी तरीके से ऊपर से नीचे तक सारे नेता भड़के हुए हैं कि राहुल गांधी को जैसे तैसे जेल में भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके बयान में उन्होंने इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई का उनका संदर्भ केंद्र की भाजपा सरकार से था, ना कि देश से था। बीजेपी के लोग इसे राजद्रोह का मामला बता रहे हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है, लिखकर जरूर बताएगा। क्या भाजपा पूरी तरीके से पगला गए हैं कि छोटे से मामले को नया बड़ा करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? साथ साथ राहुल गांधी ने रविवार को एक गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट शुरू किया है दोस्तों। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा है कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहे हैं। बढ़ रही महंगाई से उनके सपने टूट रहे हैं। कंपनी तो फायदे में जा रही है, लेकिन आमदनी का फायदा जनता को नहीं मिल पा रहा। मेहनतकश वर्ग उत्पीड़न, हिंसा
हिंसा और शोषण का शिकार होते जा रहे हैं। देश में धन असमानता सबसे बड़ी समस्या है। जाति और धर्म के आधार पर यह खाई और बड़ी हो गई है। इस खाई को हमें पाटना है। राहुल गांधी के व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट का क्या मतलब है, कांग्रेस पार्टी ने डिटेल में जानकारी दी है। बताया है कि कांग्रेस पार्टी के सफेद कपड़े का मतलब अहिंसा, समानता, एकता, सबकी प्रगति, करुणा है। यानी ये 5 चीजें हैं जो टी शर्ट से रिप्रेजेंट होती है और यही गरीब लोगों के उत्थान की लड़ाई का सबसे फाउंडेशन है, जिसमें अहिंसा, समानता, एकता और सबकी प्रगति और करुणा की बात करनी है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि प्रतीकात्मक तौर पर राहुल गांधी का एक बड़ा मैसेज है, व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट पूरे देश भर के अंदर चलना चाहिए। इस मूवमेंट में लोगों को व्हाइट टी शर्ट से जोड़ना चाहिए और उसके 5 प्रतीक लोगों तक पहुंचाने चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना को केजरीवाल की सरकार इसलिए लागू नहीं करना चाहती है क्योंकि ये आजाद भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। दोस्तों अब ये घोटाला फिर खुलकर सामने आ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में घोटाले के आरोपी कार्तिक पटेल को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। दोस्तों बता दें आपको कि कार्तिक ने अस्पताल में 2 मरीज की PMJAY योजना के तहत जबरन एंजियोप्लास्टी कर डाली। इसके बाद मरीजों की मौत हो गई। घटना के बाद कार्तिक त्यागी फरार हो गया। पुलिस ने उसे शनिवार को रात अहमदाबाद एयरपोर्ट से दुबई से लौटने पर गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों पुलिस ने कोर्ट में कहा कि कार्तिक और उसकी टीम ने मरीजों की जांच की रिपोर्ट में 30 से 80% ब्लॉकेज दिखाया ताकि PMJAY का फायदा उठाया जा सके। 956 दिनों में योजना के तहत 3500 से ज्यादा क्लेम किए गए। 3800 एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी की गई। सरकारी वकील ने कोर्ट में कहा कि अस्पताल में सभी ऑपरेशन कार्तिक के कहने पर किए गए। कुल मिलाकर दोस्तों एक बहुत बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ है और लोगों के हेल्थ से मजाक किया गया है और 2 लोगों की तो जान चली गई है। यानी आप समझ सकते हैं कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है दोस्तों, जिसके तहत लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, उस इंश्योरेंस के पैसे का गलत तरीके से दुरुपयोग करके, यानी जिसको कोई बीमारी भी नहीं है उसकी भी ट्रीटमेंट करके सरकार से पैसे वसूले जा रहे हैं। ऐसे कई और मामले सामने आए थे। प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लोगों से माफी मांगने को तैयार नहीं है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें लोगों की जान चली गई, ये काफी सिंसियर, काफी सेंसिटिव मैटर है और इस पूरे मामले पर बीजेपी के सरकार के लोगों को, खासकर स्वास्थ्य मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। काफी गंभीर मामला है और दिल्ली की सरकार को कभी भी ऐसी योजना को लागू नहीं करनी चाहिए। तो अपनी राय जो लेकर साथ साथ सभी फसलों की MSP पर खरीद समेत 12 मांगों को लेकर 55 दिनों से लगातार किसानों का आंदोलन चल रहा है। दोस्तों किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन में कोई रुकावट नहीं है, वो लगातार अनशन करते चले जा रहे हैं। डल्लेवाल को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। किसान कल्याण विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंजाब और हरियाणा के खरौरी बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर डल्लेवाल से मिलकर मीटिंग का न्योता दिया गया है। केंद्र की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने डल्लेवाल को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए हामी भर दी है। दोस्तों देर रात उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया है। अब चंडीगढ़ में 14 फरवरी को किसान संगठनों की भारत और पंजाब सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक होने वाली है। क्या आपको लगता है कि इससे कोई समाधान निकलेगा? कुल मिलाकर दोस्तों डल्लेवाल लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं और नरेंद्र मोदी अपने कृषि मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को भेजकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो चिंता करते हैं। अगर वाकई प्रधानमंत्री मोदी किसानों की चिंता करते तो उनको खुद से किसान नेता डल्लेवाल से मुलाकात करनी चाहिए थी या फिर कम से कम फोन पर बात करके आश्वासन देना चाहिए था कि जल्द कानून पास करवा दिया जाएगा। अब जो बजट सेशन आने वाला है उसी में बिल पास कराने का ऐलान करना चाहिए। MSP पर लीगल गारंटी की मांग किसान कर रहे हैं तो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। जब देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपतियों को 4-4, 5-5 हजार करोड़, 40,000, 20,000 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट के कर्ज दिए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर किसानों को क्यों इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। के साथ में गोदी मीडिया का यह हाल है दोस्तों की कुंभ मेले में मंडपों में आग लगने के कारण काफी धुआं उठने लगा, जिसके बाद आनन फानन में प्रशासन के लोग पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। जैसे जैसे आग को कंट्रोल किया गया। हालांकि न्यूज रिपोर्ट करने वाले ये सवाल नहीं पूछ रहे कि आग आखिरकार किसने लगाई थी और व्यवस्था किसने इतनी खराब की थी कि आग इतनी बुरी तरीके से फैल गया और रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं किए गए थे। हालांकि इन सवालों की जगह मीडिया वाले कह रहे हैं कि आग ज्यादा नहीं फैल पाया, आग को फैलने से रोका गया, तुरंत कार्रवाई की गई। इसके लिए मोदी और योगी जी की तारीफ होनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों की चाटुकारिता का लेवल इस स्तर पर चला गया है कि खुलकर सवाल ये नहीं खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आग किसने लगाई है और किसने गलत प्रबंध किया था, बल्कि ये कह रहे हैं कि सब कुछ नहीं जला। इसके लिए मोदी और योगी की तारीफ होनी चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों कि किस लेवल पर उतरकर चाटुकारिताएं की जा रही है। साथ साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद बोले, कहा धार्मिक स्थलों की तरह शिक्षा के मंदिरों पर भी योगी आदित्यनाथ को ध्यान देना चाहिए। नगीना के सांसद आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर से केंद्र और योगी सरकार पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। दोस्तों आजाद समाज पार्टी के नेता ने कहा कि डबल इंजन वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM श्री योजना और उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन कायाकल्प जैसी बड़ी बड़ी योजना का प्रचार किया, जिसमें आधुनिक शिक्षा और बेहतर बुनियादी ढांचे का वादा किया गया है। लेकिन मैनपुरी में इस स्कूल की हालत इन योजनाओं की सच्चाई को उजागर करती है। इनका लाभ ना तो बच्चों को मिला, ना ही शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने में कोई ठोस कदम उठाया गया। नगीना के सांसद ने कहा है कि जिस स्तर पर कुंभ में काम किए जा रहे उसी स्तर पर देश में नए स्कूल बनाने के लिए भी काम होने चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल पर भी ऐसे ही ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि दोस्तों ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जिन चीजों के लिए भाजपाइयों को वोट दिया है वो काम तो वो सही से कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं
नहीं है। कुंभ के आयोजन पर पूरी ताकत लगा दी गई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा होता है। हमारे साथ लगातार जुड़े हैं दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।